देखो सुनो, उत्तराखंड की अभी तक हमारी 24-25 क्लास हो चुकी। प्ले लिस्ट मैंने पूरी बना रखी, ठीक है, उस वाले चैनल में पढ़ी पूरी पूरी। जब भी तुम्हारा कोई पेपर होगा ना, कभी भी पेपर होगा, आराम से पूरी प्ले लिस्ट विजिट करके जानी। और प्रत्येक प्ले लिस्ट पढ़ने के बावजूद है ना सर, 7-7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा के चलने, चैप्टर वाइज पूरा उत्तराखंड में समाप्त करवाने वाला हूँ। कुछ नहीं छोड़ने का एक भी अक्सर, और सारा टोटल मैंने फ्री में पढ़ा दिया है वहीं से, ठीक है, और बड़े डिटेल के साथ पढ़ा दिया। लेकिन उसके साथ कुछ ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना सर, उसके साथ तो कुछ स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी पड़े। क्या करनी पड़े? क्लास देख की कम से कम 3-4 वीडियोस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्लास देख की कम से कम 3-4 वीडियोस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अपना नोट सामना कर रखना पड़े। जो मैं तुम्हें नोट्स बनवा रहा हूँ पूरा का पूरा, अभी मैं जो जितने भी चैप्टर आ रहे हैं ना सारे, मैं थोड़ा डिटेल से पढ़ाऊंगा, अच्छे तरीके से, होश में होगा तमीज से। 1 या 2 दिन लूँगा चैप्टरों में, एक चैप्टर में 2 दिन लूँगा। अब बड़े प्यार के साथ पढ़ाओ ताकि तुम्हें दोबारा पढ़ना ना पड़े। वही 40 के आसपास में क्लास कर दूंगा, बस 40 या 45 में ब्लॉक लगा दूंगा पूरा का पूरा क्लास का। 45 जैसे क्लास पूरी होगी सारी क्लास बंद कर दूंगा, सही बात है। उसके बाद उससे मिलेगी जो पेड कोर्स में जाएगा सीधा का सीधा। समझ में आएगी बात है। अभी तो मैंने पूरी सारी क्लासें खोल रखी है, हो सकता है बाद में सारी लॉक हो जाए, और होगी 45 क्लास के आसपास तब तक लूँगा मैं जब तक सारे जी नहीं पढ़ा देता पूरा का पूरा, ठीक। और जितने भी चैप्टर बचे हुए सब पढ़ा दूँगा टोटल A to Z। कब PCS लिखना हो, उत्तराखंड PCS बड़े धूमधाम के साथ लिखा होगा, कोई दूसरा सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए बस थोड़ी सी अलग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, यही सारी क्लास से काम आ जाएगी, ठीक। तो पूरा उत्तराखंड का मैंने सिलेबस उड़वा दिया है पूरा का पूरा। इसके बाद में हिंदी ले सकता हूँ, हिंदी का भाषा खंड वाला सेक्शन पूरा का पूरा, सब टोटल A to Z। ये वही कोई 40 दिन का कोर्स हो सके, ठीक है। लेकिन उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस लेने जा रहा हूँ, बस ज़्यादातर पॉलिटिकल साइंस, ठीक, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो आज हमारा जो चैप्टर होगा ना, ठीक, समझ गए। तो जरूरी पता क्या है, एक तो ये मैंने कहा पूरी प्ले लिस्ट हो जाएगी, पूरी की पूरी उत्तराखंड की पूरी प्ले लिस्ट कंप्लीट करवानी मुझे, मेरा टारगेट है। मेरे पास टाइम नहीं होने का ना फिर बिल्कुल भी। तो ये पूरी प्ले लिस्ट मैंने तैयार करवा दी उत्तराखंड की। उसके बाद क्या होना, ध्यान से सुन लो, उसके बाद क्या होना, मैंने कहा जब भी तुम्हारा कोई पेपर आया, आराम से 15 या 20 दिन लगाया तुम ना, 10-15 दिन आराम से बड़े प्यार के साथ बैठ कर इसे विजिट करनी स्टार्ट कर दी। विजिट करके सामने नोट्स रख दिया और ऐसे क्लिक करते चले गए। और उसके साथ अलग स्ट्रेटजी मेरे को बनवा ली कि बताओ इस एग्जाम को कैसे निकालना, कि आपके पास क्या तरीका, आप पेपर देगे तो कैसे निकाल लोगे सर, ठीक। अब मुझे कुछ स्ट्रेटजी बना कर दो, कोई रणनीति बताओ, ऐसा करके फिर एग्जाम निकाल ले जाओ। समझ में आया बात? या कौन से एग्जाम के ऊपर तुम फोकस करने वाले हो? चले, ये जरूरी है, समझना जरूरी है। अब जो दूसरा जो मैं आज समझाऊंगा ना, हो सकता है तुम्हें इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ना मिले, लेकिन जो मेरा पढ़ाने का जो स्टाइल है ये इतनी काम का कि तुम्हारे सारे क्वेश्चनों को समेट लगा। बच्चे पढ़ तो लेंगे, सिंगल फैक्ट बर्बाद कर देना। एक ब्रॉड माइंड सेट नहीं हो पाता बिल्कुल भी, ना तो बच्चा इधर का रहता ना इधर का रहता। तो पहले आज की क्लास में पहले कंसेप्ट तैयार करूंगा, फिर कल की क्लास में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का फैक्ट, ये हुआ, इसने ये करा, इसने ये करा। ये तो बहुत आसान चीज़ है, ये तो बहुत आसान चीज़ है ना। कहना क्या है, क्या चाह रहा, मकसद क्या था, मेन टारगेट तो भूल जाते हैं। पहला भूमि मंदिर न करा, दूसरा भूमि मंदिर न करा, सब चीज़ का अर्थ हो, आराम से बड़े प्यार के साथ समझना। पहले चीज़ों को समझ में आएगी, जब चीज़ों को समझना स्टार्ट हो जाओगे ना तो तुम्हारा एक माइंड सेट तैयार होगा। समझ, अगर तुक्का भी मारोगे फिर वो भी सही जाएगा। अच्छा ये हुआ था। देखो भूमि बंदोबस्त का क्या मतलब हो, लैंड रिफॉर्म्स इन उत्तराखंड। उत्तराखंड भूमि बंदोबस्त जिसे कहते हैं, भूमि बंदोबस्त का मतलब जो हमारे लैंड है ना उसका सेटलमेंट कैसे हुआ। जरा सोचो, अभी ध्यान से सोचो बड़े प्यार के साथ। आज वर्तमान समय में किसी भी क्षेत्र हो जाए, चाहे उत्तराखंड हो, यूपी हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, किसी भी सरकार को चलाने के लिए बहुत जरूरी चीज़ हो, सबसे बड़ी चीज़ हो पैसा। अगर पैसा ही नहीं होने का ना वो सरकार कैसे चल जाएगी, चल ही नहीं सकती है बिल्कुल भी। अब किसी भी क्षेत्र में कोई भी शासन करने वाली इकाई होगी ना, किसी भी क्षेत्र में कोई भी शासन करने वाली इकाई होगी, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ हो उसकी अर्थव्यवस्था, पैसा कहाँ से आएगा, सबसे बड़ी चीज़ हो। और इस उत्तराखंड के अंदर ना जितनी भी शासन करने वाली शक्तियां रही हुई, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी समय पर पैसा कहाँ था आगा। तो हमारे यहाँ क्या करते थे, गोरखाओं तो पहले राजा शासन करते थे, यहाँ राजा महाराजा नहीं शासन करते थे। गोरखाओं तो पहले राजा महाराजा शासन करते थे। गोरखे गए तो अंग्रेज आ गए, अंग्रेज गए तो वर्तमान समय की सरकारें आ गई, वर्तमान समय की। और सबके पास समस्या, सबने अपने अपने टाइम पर कानून बनाए, ठीक। और सबसे टैक्स वसूल अलग तरीके से। भूमि का सेटलमेंट कैसे करा, क्योंकि सारी भारत को तो कृषि प्रधान देश कहा जा। भाई भारत क्या था, एक कृषि प्रधान देश। आज भी भारत एक कृषि प्रधान देश है। भले वो एग्रीकल्चर आज रीढ़ की हड्डी उसकी कमजोर हो चुकी हो, एग्रीकल्चर रीढ़ की हड्डी भारत की, कृषि अर्थव्यवस्था जिसे हम कहते हैं, वह बात लगती 3rd नंबर पर पहुंचा दिया हमने। 1991 के बाद कभी भी कृषि पर ध्यान नहीं दिया गया। 1991 की जो आर्थिक नीति थी सबसे बड़ी कमजोरी आई है उसकी। आज तक भी कोई भी सरकार कृषि पर ध्यान नहीं दे रही। कृषि मतलब भूमि पर, तो भूमि पर लेकर क्या क्या सुधार हुए, कब कब कौन से समय में कौन कौन से काम हुए भूमि को लेकर, सारी चीजें तुम्हें भूमि पर प्राप्त होगी। और इस भूमि पे ही अंग्रेजों को टैक्स मिला था, अंग्रेजों को ही नहीं, जो भी शासन करने वाली इकाई थी यहाँ से,
उत्तराखंड पर, उसे टैक्स मिलता था। और वो पैसा बहुत जरूरी है ना, वो जरूरी क्यों है? उसे चलाने के लिए, चलने का ही नहीं, भी शासन ही नहीं चलेगा, कैसे चलेगा शासन वहाँ? तो आओ समझते हैं, थोड़ा स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले आज़ादी से पहले लेके जाते हैं तुम। आज़ादी से पहले यहाँ राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। ये मैंने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ना, गार्डनर ने ये करा, इसने ये करा, उसने ये करा, रतन सिंह ने करा, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, तो थोड़ा बच करो अभी, ठीक है? अगली क्लास में ये ले आऊँगा मैं, सारे के सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। इससे पहले कुछ और पढ़ना, समझ के क्या करने की कोशिश करी यार? पूछूंगा मैं तुमसे, क्या बताया जी आपने? यूँ कहा कि इस उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड कोई भी शासन, कोई भी क्षेत्र हो, उसके अंदर जो प्रशासन करने वाली इकाई होगी, उसे संचालित करने के लिए कुछ हमें धन चाहिए होगा, कुछ मनी चाहिए होगी। उसकी अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? उसके लिए टैक्स तो कलेक्ट करना पड़ेगा, तो भूमि पर टैक्स लगाया जाता था। अब उसे जिसे हम भू राजस्व कर बोलते थे, भूमि का, तो भूमि का सेटलमेंट भी करा जाता था। और टैक्स लेने की सबकी व्यवस्था, तरीका अलग अलग था। मोदी जी टैक्स अलग तरीके से लेते हैं। पिछले मोदी जी ने जीएसटी लगा दिया, पिछले वाली सरकार पर जीएसटी नहीं आता। वही चीज उस समय के राजा भी ऐसे काम करते थे। तो हम उत्तराखंड के अंदर बात करेंगे, उत्तराखंड में क्या क्या हिसाब चल रहा था, और वर्तमान समय तक आएंगे। वर्तमान समय की सरकार के द्वारा भी कानून बनाए गए। 2016 में कानून बनाया इन्होंने, 2020-21 में कानून लिया है, अब नया कानून लेने करने वाले और उत्तराखंड के अंदर ही है। तो पूरी व्यवस्था समझनी तुम, समझ गए? तो माइंड सेट हमेशा ब्रॉड होना चाहिए। ये थोड़ा ही फैक्चुअल फैक्चुअल फैक्चुअल, वही तो बर्बाद कर रहा है बच्चों को, समझ गए? वही बर्बाद कर रहा है, सब तो बर्बादी का कारण वही है, नुकसान हो जाए उसका। ज्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं गेन करनी चाहिए। आओ जाओ समझते हैं, अच्छी तरह समझते हैं क्या ना क्या चाह रहे हैं। अच्छा आ जाओ, उत्तराखंड भूमि बंदोबस्त, बंदोबस्त मतलब सेटलमेंट। क्या कर, सेटलमेंट का मतलब क्या? भूमि को किस तरह बांटना, उस भूमि पर टैक्स कैसे लेना, कहीं का टैक्स लेंगे, कैसे टैक्स लेते थे अंग्रेज, राजा महाराजा कैसे टैक्स लेते थे, वर्तमान समय सरकार कैसे टैक्स ले रही है, वर्तमान समय की जो गवर्नमेंट है यह कैसे टैक्स ले रही है, ये टैक्स कितना जरूरी है। क्या हम अब भी टैक्स दे रहे? तुम्हारे घर में तुम्हारी जमीन है, तुम उसको बैठे बैठे टैक्स दे रहे। तुम मान लो तुम्हारे पास 2 बीघे का भी खेत है, आज भी तुम टैक्स दे रहे हो उसको, अभी बता दूंगा मैं। यस, तुम टैक्स दे रहे हो उसको। जमीन की नकल नहीं निकलवाने जाते तुम, पैसे में निकला, फ्री में निकला, पैसे निकला, फ्री में देता कोई, पैसे देने पड़ा, वो सरकार का टैक्स। कल को जमीन बेचने चले जाओगे, रजिस्ट्री करवानी पड़ा, वो सरकार का टैक्स, ये सरकार का टैक्स। जाओ फिर वहां से वकील के पास, वो रजिस्ट्री करेगा, कानून पटवारी सब बैठे रहे, सब टैक्स देने के खातर बैठे हुए। ये पद पहले सर्जित कर देते, पहले बना देते हैं। जरूरी है उत्तराखंड को चलाने के लिए। उत्तराखंड की सरकार की कमाई है, वह प्रत्येक राज्य सरकार की कमाई इस तरह ही हो, और अलग अलग समय पर अलग अलग व्यवस्था रही। यही समझना तुम, कैसे पैसे कमाते थे, कौन कौन थे वहां से। पेपर में क्या सवाल पूछते हैं, फिर वहीं घूम फिर के चले जाएंगे। पेपर में क्या सवाल पूछते हैं, तो हमें से बांट लिया मैंने, 4 भागों में बांट लिया। पहला सेक्शन ए सेक्शन आजादी से पहले क्या हुआ, दूसरा सेक्शन गोरखाओं के समय में क्या हुआ, तीसरा सेक्शन अंग्रेजों के बाद, अंग्रेजों के द्वारा कौन कौन से बंदोबस्त करवाए गए, अंग्रेजों ने यहाँ कमिश्नरी शासन करा नहीं करा। उसके बाद वर्तमान सभी की जो सरकार हमारी, जो उत्तराखंड बन चुका, एक तो उत्तराखंड बनने से पहले ये पढ़ेंगे, अंग्रेजों के बाद उत्तराखंड के बीच में सेक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद वर्तमान समय तक कौन कौन से कानून बनाए गए, और किस कानून में कौन कौन सी सुविधा और क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। सही बात, पीरी का पेपर हो चाहे मेंस का पेपर हो, चाहे किसी भी तरीके का हो, ऐसे यात्रा चलेगी हमारी। सही बात है, एक लग जाए दिन, 2 दिन लग जाए, लेकिन पढ़ेंगे तमीज से। आजादी से पहले क्या था? आजादी से पहले यहाँ राजा का शासन हुआ करता था। आजादी से पहले, आजादी नहीं हुआ समझ रहे, आजादी से पहले हमारे यहाँ क्या हुआ करता था, गोरखे नहीं आए, गोरखाओं से भी पहले हमारे यहाँ क्या व्यवस्था थी, राजा का शासन चल रहा था। हमारे यहाँ जो उत्तराखंड था 2 भागों में बटा हुआ था, एक तरफ गढ़वाल था, एक तरफ कुमाऊं था। गढ़वाल के ऊपर जो शासन कर रहा था परमारवंश शासन कर रहा था, और जो कुमाऊं के ऊपर शासन कर रहा था वो चंदवंश शासन कर रहा था। तो जो गढ़वाल के अंदर जो शासन चल रहा था, कुमाऊं के अंदर जो शासन चल रहा था, पड़ोसी पड़ोसी हो गए दोनों, पड़ोसी पड़ोसी एक जैसा टैक्स लगाएंगे। तो हम सब दोनों को मिला के बता रहा हूँ कैसे, थोड़ी सी अलग टेक्निकल पक्ष में जाओ, अंदर जाओगे डेप्थ में अलग व्यवस्था हो सके, लेकिन मोटे मोटे तौर पर मैं समझा रहा हूँ टैक्स कैसे लेते थे, चाहे गढ़वाल के राजा हो चाहे कुमाऊं के राजा हो। लेकिन अगर तुमसे सवाल पूछा जो कुमाऊं के अंदर चल रहा था चंदवंश, और जो चंदवंश चल रहा था, जद्दों का जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ उत्तराखंड में, सबसे पहली बार भूमि बंदोबस्त हुआ है अगर पूछा जाए तो ये हुआ रतन चंद के द्वारा करा गया था। रतन चंद कौन था? वही था जो भारतीय चंद्र का नाम सुना तुमने, चंद शासकों में पीछे मैंने पढ़ाया। चंद शासकों के अंदर जो भारतीय चंद्र था उसका पुत्र था रतन चंद। भारतीय चंद कौन था? भारतीय चंद वो था जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार करा था, जो नेपाल तक चढ़ाई कर दी थी, जिसने जाकर नेपाल तक का भी एरिया जीत लिया था। और जब एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा तो बहुत जरूरी था, उस भूमि भी बहुत सारी हो जाएगी, और भूमि के सेटलमेंट करना बहुत जरूरी था, ताकि वहां तक टैक्स कलेक्ट करा जा सके, तभी तो राज्य को चलाया जाएगा। ऐसे थोड़ा ही तुम रतन चंद बनकर बैठ कर तुम टैक्स कैसे राज्य को कैसे चलाओगे। उसने सोचा कुछ तो करो, कर दिया उसने। रतन चंद सबसे पहली बार, रतन चंद का एक अधिकारी था जिंदा कैतल, ये बहुत फेमस नाम है जिंदा कैतल, इसका नाम पूछा जा सके। जिंदा कैतल, उसकी सहायता से इसने सेटलमेंट करा। उत्तराखंड में पहले सेटलमेंट हुआ, सेटलमेंट समझ गए ना, भूमि बंदोबस्त हुआ, पता लग चुका है ना, भूमि बंदोबस्त हुआ पहली बार, ये पहला सवाल याद रहेगी बात है। ठीक, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है। अब सवाल है सेटलमेंट करा होगा तो ये टैक्स लेते थे कैसे? इन्होंने भूमि को बांटा हुआ देखो किस तरह,
और कैसे इनकी टैक्स की व्यवस्था थी राजाओं की। राजा टैक्स कैसे लेते थे, जितने भी राजा हुआ करते थे, राजा उस पूरी भूमि का मालिक हुआ करता था। ध्यान से समझ लेना, जब राजाओं का शासन था ना हमारे यहाँ, गढ़वाल वंश, परमार वंश, गढ़वाल का जो परमाणु वंश, गढ़वाल के अंदर परमार वंश हुआ, कुमाऊं का चंद्रवंश हुआ, जो पहले राजा महाराजाओं का शासन था उसमें इस तरह की व्यवस्था थी। राजा भूमि का स्वामी हुआ करता था। यस, ये राजा भूमि का स्वामी मालिक वही था। उसके बाद पता क्या हुआ करता था, राजा 2 प्रकार की भूमि देता था। राजा को 2 प्रकार की भूमि हुआ करती थी। राजा ना एक भूमि को तो ऐसे था जिसे दान में दे देता था, दान में। और दान में किसे देता था, उन भूमि के अलग अलग नाम पूछा जा सके पेपर में डायरेक्ट। राजा, मैंने कहा उत्तराखंड में जितनी भी भूमि थी ना राजा के पास, उत्तराखंड में जितनी भी भूमि थी राजाओं के पास, उस सारी भूमि को जो 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो ऐसी भूमि थी जिसे राजा ने दान में दे दी थी, और जो भूमि दान में दे दी थी ना उस पर टैक्स नहीं लगाने का वो बिल्कुल भी, क्योंकि दान में दे दी वह, फिर टैक्स कहेगा उस पर। फिर सही बात, जब दान में दे दी कोई चीज, अब दान में भी बहुत तरीके दे दी। एक भूमि थी ऐसी जिसे हम रोत भूमि कहते थे। वह रोत भूमि पता कैसी हुआ करती थी, उस पर जो सैनिक था, मैं राजा हूं, तुम मेरे सैनिक हो, तुम युद्ध में गए थे मेरी तरफ से लड़ने, नेपाल के राजाओं के साथ लड़ने, और लड़ाई करने के बावजूद, या फिर गढ़वाल वाले कुमाऊं के साथ लड़ रहे थे, कुमाऊं वाले गढ़वाल के साथ लड़ रहे थे, आपस में लड़ाई करते थे, तो जो भी युद्ध में जीत करता था, जितने भी सैनिक, तुम जीत गए, अब मैं राजा हूं, तुम जमीन दान करूंगा, और जो जमीन में तुम्हें दान करूंगा ना, क्योंकि तुम्हारी बहादुरी के लिए मैं तुम्हें जमीन दान करूंगा। समझा एक बात यार, ठीक। उस भूमि को हम रोत भूमि कहते थे, रोत भूमि। ये बात बताओ, समझा, रोत भूमि ऐसे कंसेप्ट बना रखे थे, देख लो। लेकिन इस बताओ, रोत भूमि पे टैक्स लगेगा? टैक्स नहीं लगने का, टैक्स फ्री है, अनुदान में दी गई है। ग्रांट से एक प्रकार का है, अनुदान है यार, ये फ्री में दी उन्होंने, तुमने मेरे लिए काम करा, मैं राजा हूं, तुम मेरे सैनिक हो। उसके बाद क्या हुआ, एक भूमि थी संकल्प भूमि। इस राज्य के अंदर कुछ विद्वान बुद्धिजीवी वर्ग भी रहता होगा नहीं रहता होगा? राजा के राज्य के अंदर विद्वान लोग रहते होंगे नहीं रहते होंगे, पढ़े लिखे लोग, तो उन्हें भी भूमि दान करी जाती थी। उस भूमि को संकल्प भूमि कहते थे। संकल्प भूमि, बताओ संकल्प भूमि में टैक्स लगेगा ना? टैक्स फ्री है, इस पर कोई टैक्स नहीं है। सारी जो अनुदान वाली भूमि सारी टैक्स फ्री है। तो जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग, ये बुद्धिजीवी वर्ग कौन, जैसे हकीम हो गया, सही बात है, जैसे उनके राज्य में हुआ करते थे इस तरह करके, वजीर हो गया, जो बुद्धिजीवी वर्ग, सही बात है, जो जिस तरह हमारे यहाँ न्यायाधीश टाइप के हो गए, क्या बोलते, वजीर टाइप के बोलते हैं उन्हें, तो उसके राज्य में बहुत बुद्धिजीवी वर्ग रहा करता था, पढ़े लिखे लोग रहा करते थे। जो पढ़े लिखे लोग थे ना, उन्हें जो भूमि दी जाती थी संकल्प भूमि बोलते थे, संकल्प भूमि। एक होती थी गुट भूमि, जो मंदिरों के लिए दान कर जाती थी। भाई एक काम करो, तुम, मैं राजा हूं, अच्छा कौन हो तुम? मैं भारतीय चंद्र। कौन हो तुम? रतन चंद्र में। अच्छा, चंद्रवंश का शासक भी हो सके, गढ़वाल के परमार वंश में भी हो सके, ठीक। उनके जो शासक हुआ करते थे, वे क्या करते थे, राजा ना मंदिरों के लिए जनता को, जाओ इतनी जमीन दे दी तुम, जाओ मंदिर बना लो यहाँ से बैठ कर। उस मंदिर को हम मंदिर वाली भूमि नहीं कहते थे, तुम तो मंदिर वाली भूमि कहोगे, उसे वहां उस जमाने में गूठ भूमि कहते, गूठ भूमि, जो मंदिरों को दान की जाती थी। अब मंदिरों के अंदर भी प्रशासन चलता था, मंदिरों के अंदर इतना सारा चढ़ावा आ रहा, वो कहाँ जाएगा? उसे मैनेज करने का काम, उसके लिए एक अलग भूमि, एक अलग ट्रस्ट बना जाता था, पूरा का पूरा प्रशासन बना जाता था, पूरी एक अलग भूमि और काटी जाती थी, वहां उसका प्रशासन चलता था कि यहाँ किस तरह काम चलेगा मंदिर के अंदर। तो धार्मिक प्रशासन के लिए भी एक भूमि दी जाती थी, उसे हम बोलते थे सदावर्ती भूमि, सदावर्ती भूमि, या उसको विष्णु प्रीति भूमि। 4 भूमियों के नाम बताए मैंने तुम्हें भी, समझ बात है। चारों भूमियां ऐसी थी जो दान में दी जाती थी। एक तो रोत भूमि होगी, एक संकल्प भूमि होगी, एक बूट भूमि होगी, एक सदावर्ती, और या विष्णु प्रीति, या तो विष्णु भूमि कह दो, विष्णु प्रीति भूमि। 4 भूमि होगी। ये कब चलती थी? राजाओं के समय में। चारों के नाम याद रहेंगे। ये कौन सी भूमियां थी जो दान में दी गई थी? टैक्स फंड पर, कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री है, समझ बात है। अब फिर राजा की इनकम कमाई कहां तो होगी? सारी भूमि तो दान में दे रहा, कहीं ना तो कमाई होगी, तो कुछ भूमि बच रही होगी। और जो भूमि बच रही थी ना, अब देखो राजा वहां क्या गेम खेलने वाला। राजा कौन सा राजा? गढ़वाल का भी हो सके, वो चंद्रवंश का भी शासक हो सके। अगर पेपर में सवाल पूछा, बताओ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कि बताओ कि जो हो सबसे पहली बार शासकों में, उत्तराखंड में सबसे पहली बार भूमि बंदोबस्त करवाया किसने करवाया? चंद शासकों में रतन चंद्र ने करवाया। उसका जिंदा केतल उसका अधिकारी का नाम था। ये भी पूछ रहे, जिंदा केतल, जिसमें एक किताब में लिखा जिंदा कोतल, केतल एक ही मतलब, याद रहेगी बात। रतन चंद्र का नाम जरूर याद रखना। चंद्रवंशों में नहीं करवाया, चाहे चंद्रवंश के शासक हो चाहे गढ़वाल के शासक हो, मोटे मोटे तौर पर व्यवस्था थी इनकी। समझ में आई बात है? कौन सी भूमि क्या काम? रोत भूमि पता लगी कौन सी थी, किसे दी जाती थी? सैनिकों। क्यों दी जाती थी? उनकी बहादुरी के लिए, पता लग गया। या पता लग संकल्प भूमि कौन सी थी, किन्हें दी जाती थी? और उसके बाद पता लगा गुट भूमि कौन सी थी, मंदिर। अजय पता लग गया सदावर्ती भूमि कौन सी थी, मंदिर के प्रशासन को मिली थी। याद रहेगी बात है, धार्मिक प्रशासन के लिए भूमि दान दी जाती थी। ये सन्नो इतनी बात बताओ, कोई प्रॉब्लम क्या? अब राजा की कमाई भी तो सारी चीजें आधी से ज्यादा भूमि दान में कर दी, आधी ज्यादा भूमि दान में कर दी। कुछ भूमि तो बच रही होगी जहां खेती होती होगी, सही बात है। खाते तो कुछ होंगे ही हैं,
ऐसा तो होने का नहीं है कंकड़ पत्थर खाएंगे, समझ नहीं बात है। और जहां भूमि पर खेती होगी वह तो उनके काम की होगी, यस, या उस भूमि को हम राजस्व भूमि कहते थे, रेन्यू लैंड, राजस्व भूमि। जो राजस्व भूमि में जिसका अधिकार होता था उसका नाम था राजा। राजा पता क्या करता था, एक राजा, ध्यान से सुनता अच्छे तरीके से, राजा क्या एक थातवान को नियुक्त करता था, थातवान, थातवान। अब ये थातवान हुआ करता था, एक थातवान कौन हुआ करता था, थातवान एक व्यक्ति का नाम था, थातवान भूमि नहीं है, थात का मतलब भी वैसे भूमि हो, थात का मतलब तो भूमि, थातवान उस व्यक्ति का नाम जिससे जिसकी नियुक्ति राजा ने करी, वो क्या करेगा, अब भूमि पर जाकर टैक्स लेगा। मैं तेरे, राजा कहता क्या क्या सर थातवान को, मैं तेरे से टैक्स लूंगा, याद रखना बात, ये परगना है, इस परगने के अंदर, इस पूरे क्षेत्र के अंदर तेरा काम होगा। एक थातवान इधर छोड़ दिया, एक इधर छोड़ दिया, इधर छोड़ दिया, इधर छोड़ दिया, ऐसे ऐसे करो, समझ नहीं मैंने बात, पता लग गया ना। क्या नाम था, थातवान, राजा। तो राजा के पास एक थातवान हुआ करता था। अब थातवान क्या करता था, थातवान पता क्या करता था, थातवान दो काम करता था, ठीक। एक तो हुआ करता था जमीन पर दो व्यक्ति को, वो दोनों व्यक्ति को नियुक्त करता था, एक का नाम खायकर, एक का नाम सिरतान था। अब जो खायकर हुआ करता था, टैक्स एक प्रकार का, खायकर एक उस व्यक्ति को बोलते थे जो खाने पीने वाली भूमि हो, जहां तो खाने पीने का जो अनाज आ रहा है, जैसा मक्का निकालने के लिए आए, ऐसी भूमि में तो जो टैक्स लेकर आ रहा है 50% टैक्स, 50% टैक्स लगा रखा है। किसी खेत में 10 बोरी गेहूं पैदा हुआ ना, तो पता क्या कहता था ये थातवान, क्या कहता था, खायकर को, एक काम कर उसके यहाँ था ना 10 बोरी उसके यहीं छोड़ दे, 10 बोरी पैदा हुई, 5 बोरी मेरे पास ले आ, इसे 50% टैक्स बोल लो। कुछ भी खेतों में पैदा हुआ ना 50% मेरा, ये थातवान साहब कहता था। और थातवान पता कहाँ पूछा सर, राजा के दरबार पर, समझ बात यार, पता लगे राजा की कमाई कैसे हो रही, ठीक है, थातवान की मदद से। और थातवान ने किसने नियुक्त कर रखा, खायकर, खायकर नाम ही खाए, खाने पीने वाले सामान पर टैक्स लगाना, कितने परसेंट टैक्स है, 50%, 50% तक टैक्स। अब सोच लो, उसके बाद है सिरतान, ये पता कैसे टैक्स हुआ करता है, कह रहा यार खाने पीने की वस्तु मत लाओ बिल्कुल भी, ठीक, जो तुम्हारे यहाँ जमीन पैदा हुआ ना, जो नगद टैक्स निकालो, नगद, इसे नगद टैक्स बोल लेते सिरतान को। कौन सा टैक्स था वो, नगद। उस समय में जमाने में जो मुद्रा चलती होगी उसके रूप में नगद टैक्स ले जाता था राजा। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं कैसे, तो पता लग चुका कि राजा ने क्या क्या कर रखा था, एक तो खायकर, एक सिरतान, इनकी मदद तो थातवान, जो थातवान है उसके पास टैक्स जाता था। और थातवान किसके लिए काम करता था, राजा के लिए काम करता था, और राजा के दरबार में सारा का सारा टैक्स जाया करता था। यस और नो, 50% तक टैक्स लगाया गया था, जनता की ऐसी तैसी कर कमा रखी थी इन्होंने राजा ने भी, ये भी कम नहीं आते, समझ में आई बात यार। इतना ही नहीं बिल्कुल भी, जब गोरखे आएंगे ना, गोरखों के समय पर पैसे चलने स्टार्ट हुए, पैसे में बात करते हैं रुपए में कन्वर्ट करने में बात करते हैं, 25,000 के आसपास टैक्स था गोरखों के समय में। इतना ही नहीं, जब ये ई गार्डनर आए ना, अंग्रेज आए, ई गार्डनर आए, इनके समय में टैक्स कलेक्शन 50,000 तक होगा था, 50,000 तक। और 50,000 तक बढ़ते बढ़ते लास्ट में जब लास्ट तक पहुंच गए ना अंग्रेजों के द्वारा 12 बार सेटलमेंट करा गया भूमि को, 12 बार भूमि को बदला गया, 10 से लेकर 12 बार भूमि को बदला गया। और इनका जो टैक्स कलेक्शन कहा जाता है ये लगभग 1-1.5 लाख पहुंच चुका था। और उस जमाने में 1-1.5 लाख क्या क्या मायने रखते होंगे, सोच सकते हो। इससे पता लगा कि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ कितना शोषण करा था, और इस बात को पता भी नहीं भारत के उत्तराखंड के लोगों को, कितनी बुरी हालत थी। कहाँ उन्होंने जो टैक्स स्टार्टिंग में 50,000 के, जब गोरखाओं के समय में 25,000 के आसपास टैक्स था, और शुरू में आए तो टैक्स कलेक्शन बढ़ता चला गया, और ये 1-1.5 लाख के आसपास तक टैक्स कलेक्शन गया, समझ गए। तो जनता की कमर कैसे तोड़ दी होगी। जैसे वर्तमान समय में जब जीएसटी लागू हुआ था, तो जीएसटी लागू होने तक स्टार्टिंग में उसका जीएसटी कलेक्शन था, जीएसटी का सीधा प्रभाव आम आदमी पर पड़ता। यस, अगर तुम कुरकुरे का पैकेट खरीद दोगे ना तो 5 रुपए का दोगे, और वो भी आम आदमी जो बराबर खड़ा हुआ ना तुम्हारे, मैं हूँ, तुम भी कुरकुरे का पैकेट खरीदने जाओ, मैं भी कुरकुरे का पैकेट खरीदने जाऊंगा, तुम कुरकुरे का 5 का मिला 10 का मिला हो, चलो 10 का मान लो, 10 का मिला, चलो 10 वाला भी होगा, 10 वाला पैकेट मैं लेकर आऊंगा, 10 वाला पैकेट मैं ले आऊंगा। तो शोषण पता किसका हो रहा है, तुम्हारा। तुम गरीब आदमी, मैं अमीर आदमी हूँ। अमीर आदमी तो पता कैसे ले जा रहा है, अमीर आदमी भी इतना टैक्स दे रहा है, गरीब आदमी भी इतना टैक्स दे रहा है। तो तुम्हारी इतनी इनकम तो नहीं है, मेरी तो इनकम बहुत ज्यादा, तो गलत नहीं होगा, भेदभाव होगा, जीएसटी नुकसान कर रहा है। ऐसे ही वहां था, ऐसे ही था वहां से, सही बात है, जीएसटी नुकसान कर रहा है। ऐसे ही यहाँ था इस अंग्रेजों के समय में 1.5 लाख तक टैक्स कलेक्शन, बहुत बड़ी बात हो यार उस टाइम के जमाने में, 1.5 लाख तक टैक्स कलेक्शन जा रहा है। याद रहेगी बात यार, अच्छी बात। इससे पता लगा क्या पता लगा, इससे पता लगा जनता का शोषण हो रहा, आम आदमी की चीज तो बहुत चीजें बाहर होती चली गई, बिल्कुल भी समझ नहीं बात यार। तो इन जो अंग्रेजों के द्वारा जो भू राजस्व नीतियां बनाई गई हो, अंग्रेजों के द्वारा, पहले गोरखाओं के द्वारा जो भू राजस्व नीतियां बनाई गई, जमीन पर टैक्स कलेक्ट करने की नीतियां, उसने उत्तराखंड के लोगों की, यहाँ की जो किसान थे, समझ बात यार, किसान थे, जमींदार थे, उन जमींदार ने तो बाद में जाकर शोषण नहीं करा, किसानों की कमर तोड़ कर रख दी, बेचारों ने खेती करना भी बंद कर दिया था, इतनी बुरी हालत हो गई थी, समझ गए। पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता, याद रखना बात जिंदगी में। आगे चलते हैं, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं यहाँ तक
समझ नहीं बात। ये तो तब तक की व्यवस्था थी जब तक हमारे यहाँ राजाओं का महाराजाओं का शासन था। ये मैंने चार्ट में पिरो दिया। कल को तुम क्या करोगे, कल को तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओगे, यो डाल लोगे यूट्यूब पर जाकर उत्तराखंड की भूमि के बंदोबस्त के ऑब्जेक्टिव सवाल, कोई भी तुम्हें पढ़ा रहा होगा तो पढ़ाते वक्त क्या करोगे, उसे अपडेट करके यही इसमें घुसा दोगे सारा का सारा चार्ट। अभी एक कहानी के तौर पर आगे चलेगा सारा का सारा, खाली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पढ़कर काम नहीं चलने का तुम्हारा। समझ नहीं बात है। कितना बड़ा पेपर लिख लो, कितना छोटा पेपर लिख लो, आ जाओ। आए गोरखे 1790 के आसपास आकर आक्रमण कर दिया था। अच्छा, गोरखाओं में समस्या क्या थी, गोरखे इतने कमीने थे, इनका एक राजा था रण बहादुर शाह, वो वहीं बैठा रहा था नेपाल में, यहाँ नहीं आता, अपने सैनिकों को लड़ने भेज देता था। अभी अपने हिसाब से टैक्स लगाएंगे, इन्होंने टैक्स की मात्रा को बढ़ाकर 200% तक कर दिया। 50% टैक्स कहाँ था उनके समय में, 100%, 150%, 200% तक टैक्स ले आई है गोरखे, अंधाधुंध टैक्स लगा रहे बिल्कुल भूमि पर। अब देख लो, किसी की जमीन में 10 बोरी पैदा हुई तो वो 20 बोरी कहां तक ला दे देगा तुम, जमीन ही गिरवी रखनी पड़ रही है उसे बिल्कुल, वहां सर्वाइव करने के लिए इतना बुरा टैक्स लगाया इन्होंने। ये इन्होंने 1791-92 में गोरखाओं ने पहला बना भूमि बंदोबस्त करा। अगर तुमसे पूछो कि उत्तराखंड में सबसे पहला भूमि बंदोबस्त करा कि तो चंद्रवंश के शासक रतन चंद ने करा। रतन चंद ने क्यों करा, उसका बाप था, समझ में बात है, उस साम्राज्य का विस्तार तो करके चला गया, इस समय साम्राज्य नहीं चलाता था। तो साम्राज्य चलाता तो कैसे चलाता, टैक्स चाहिए था, पैसा चाहिए था, पैसा कहां से लगता, कह रहा भूमि को बदल दो, भूमि को काट के छोटी बड़ी भूमि थी छोटी छोटी कर दी, छोटी कहीं को किसी के पास 10 बीघे की जमीन थी ना, किसी का 5 बीघा टुकड़ा यहाँ से, इसका एक टाइप का चकबंदी तो करता चला गया, टैक्स मिला बढ़िया करके मात्रा में मिला। समझ नहीं बात किया। उसके बाद इसका एक अधिकार था जिंदा केतल, ये पढ़ा लिखा आदमी था, ठीक, इसने इसे सलाह दी थी कि टैक्स ऐसे यहाँ तक तेरी इनकम आ गई, यहाँ तो तुम अपनी सेना को भी चला सके। वह बात अलग है, इसकी बाद में भी इसकी भी लंका लग गई। जो हमारे पास क्या नाम है इसके, गोरखे होंगे। अब गोरखे 1790 से आक्रमण कराया उन्होंने, 1790 तक आक्रमण करा, 1800 तक लगभग पूरे एरिया में उत्तराखंड में फैल चुके थे। हिमाचल प्रदेश तक घुस गए थे गोरखे, इतने जबरदस्त खतरनाक थे। मैंने बताया नहीं, इनके पास खुखरी लेकर रखे थे, अंदर डायरेक्ट मुंह फाड़ देते, लोग बहुत डरे थे इनका। इतना छोटा सा हथियार था, खुखरी देखो उनका फेवरेट हथियार, ऐसा लगता तुम्हारा सीना में चीर का फाँक दिया सीना में, इतने भयंकर थे गोरखे। समझ नहीं बात है। और बहुत फुर्तीले थे, उधर से आए थे नेपाल की तरफ, तो एक्सपीरियंस तो बड़ा था ही नहीं, चलते चलते। लेकिन ये डरे किस था, अंग्रेजों ने भगा दिया बात में जाकर। इसे समझ लो, गोरखाओं का पहला भूमि बंदोबस्त हुआ जोग्गामल ने करा है। जोग्गामल शाह पूरा नाम था, जोग्गामल शाह, इसे सूबेदार था, सूबेदार नियुक्त कर रखा था। बस राजा को काम करना चाहिए। रण बहादुर साहब बैठा है वहां से नेपाल के अंदर, ये यहाँ से आकर जो सेटलमेंट करना स्टार्ट कर दिया, 200% तक टैक्स, इतना टैक्स। किसी खेत में 5 बोरी पैदा हुई ना गेहूं की, ये मैं कुछ छोटे से उदाहरण देता हूं, तो इसे 10 बोरी चाहिए मालिक को। समझ गए, कहां से लाकर देता। अब लोग क्या करते थे, जमीन गिरवी रखते थे, भाई ये तो जमींदारी व्यवस्था प्रारंभ हो जा, जमींदार के पास अपनी जमीन गिरवी रख देंगे, जिंदा नहीं रहना उसे। कुमाऊं में जो अंतिम सेटलमेंट हुआ 1807 में, सन पूछा हुआ, गढ़वाल में हुआ 1812 में, गोरखाओं ने करा था। गोरखाओं के द्वारा जो अंतिम सेटलमेंट हुआ भूमि का, तुम सेटलमेंट सोचते हो कैसे, एक व्यवस्था बनाएंगे और उस व्यवस्था के तहत भूमि तक टैक्स लेंगे, उसे सेटलमेंट बोल रहे। और सबकी व्यवस्था अलग अलग हो। मैं कहने लगूँ इस लड़की को एक काम कर, अब पूरे गांव, इस लड़की को कहा मैंने कहा एक काम कर, पूरे गांव में तेरे पास जितने भी गांव के व्यक्ति है, सबके पास जमीन है, उस जमीन पर टैक्स के लिए एक व्यवस्था बना, ठीक, सबके घर में तो जिस पर जमीन है उस पर टैक्स आना चाहिए, तो अलग व्यवस्था बनाएंगे। उस लड़की को कहा मैंने अब जब तू बना, तो अलग व्यवस्था बनाएगी। उस लड़की को कहा अब तू बना, या अलग व्यवस्था बनाएंगे। तीनों लड़की अलग अलग व्यवस्था बनाएगी, नहीं बनाएगी। क्यों बनाएगी, कारण क्या है, सबकी सोच अलग अलग हो। इस तरह राजा की सोच थी, समझ में आई बात है। तो समय समय पर अलग अलग सेटलमेंट हुआ करते थे बिल्कुल। जोग्गामल शाह का नाम याद रहेगा, सूबेदार पहला सेटलमेंट इन्होंने करा था। कहानी आगे बढ़ती है, गोरखे चले गए, भेज दिया गया। कौन सी संधि हुई थी, सुंगोली की संधि। सुंगोली की संधि के बाद पता क्या हुआ, 1815 के बाद उत्तराखंड पर कुमाऊं की कमिश्नरी का शासन होगा। कुमाऊं कमिश्नरी का शासन होगा, बस 2 ही क्षेत्र बचे हुए थे, एक तो टिहरी वाला इलाका मान लो तुम, एक उत्तरकाशी वाला इलाका मान लो। उस पूरे एरिया में तो जो टिहरी रियासत के राजा था सुदर्शन शाह, उसका शासन था। इस पूरे एरिया को जो उसके अलावा उत्तराखंड में इलाका बचा हुआ था, उसे हम कुमाऊं कमिश्नरी कहते थे। और वो कुमाऊं कमिश्नरी था ना, उस कुमाऊं कमिश्नरी पर कुमाऊं कमिश्नर शासन करता था। जो कुमाऊं का कमिश्नर शासन करता था, ऐसे ऐसे 24-25 के 24 कमिश्नर आए थे, 23-24 कमिश्नर, किसी किताब में 23 लिखे, 24 कमिश्नर लिखे। उन 24 कमिश्नरों के द्वारा जो मैंने कहा बताया, कुमाऊं को पूरा का पूरा नॉन रेगुलेटिव, मैंने पिछली क्लास में पढ़ा रखा है,
नॉन रेगुलेटिंग एरिया बनाया गया था, गैर विनियमित क्षेत्र बनाया गया था। उस गैर विनियमित क्षेत्र का मतलब वहां जो सरकार के द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं ना, अंग्रेजी सरकार के द्वारा, वे कानून नहीं काम करने के। यहाँ का जो कमिश्नर होगा ना, कमिश्नर कहां से, इस पूरे उत्तराखंड के अंदर टिहरी को हटा दो, बस उत्तरकाशी कुछ इलाके को हटा दो, इस पूरे एरिया को हम कुमाऊं कमिश्नरी के नाम से जानते थे। इस कुमाऊं कमिश्नरी पर जिसका शासन चलने वाला वो कुमाऊं का कमिश्नर होगा। ऐसे ऐसे समय समय पर 23 या 24 कमिश्नर आए। उन 23-24 कमिश्नर के द्वारा समय समय पर भूमि को लेकर अलग अलग कानून बनाए गए, और जो कानून बनाए गए ना उसे हम भूमि बंदोबस्त कहते हैं या लैंड सेटलमेंट कहते हैं, लैंड रिफॉर्म्स कहते हैं एक प्रकार से। समझ में आई बात? क्यों बनाए भाई? जब मैं कमिश्नर हूं, हाँ जी, मुझे चाहिए पैसा, पैसा कहां से मिलेगा? जमीन से मिलेगा। और भी बहुत सारे सोर्स थे और बहुत सारे संसाधन थे पैसे कमाने के, तो जमीन तक मिलेगा, तो जमीन का मुझे सेटलमेंट करना पड़ेगा, और समय समय पर मैंने सेटलमेंट करा। शुरू के 3 सेटलमेंट ऐसे हुए जो 1 साल के लिए हो, उन्हें 1 साल बंदोबस्त बोल रहा हूं, 1 साल बंदोबस्त, 1 साल बंदोबस्त, याद रही ये बात है? कौन सा साला बंदोबस्त? ठीक, ये कल को डिटेल से पढ़ाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। एक तुम्हारी नींव रखी है। अच्छा, इस तरह आगे बढ़ रही कहानी। अच्छा, 1815 में पहला बंदोबस्त हुआ ई गार्डनर के समय में ही, और ई गार्डनर तुम्हें बताइए पहला वाला, सही बात है, पहला कमिश्नर कहाँ का? कुमाऊं का। कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन है? ई गार्डनर। उसके बाद अगर तुमसे पूछा जा उत्तराखंड के अंदर ब्रिटिशों के समय में, अंग्रेजों के समय में सबसे पहले जो सेटलमेंट करा वो किसने करा? ई गार्डनर ने, उत्तराखंड में, क्योंकि पूरी कुमाऊं कमिश्नरी बहुत बड़ी थी। अगर गढ़वाल में पूछा था किसने करा, तो आंसर हमारे पास ट्रेल ना, ट्रेल, याद रहेगी बात है। अगर पूछा जाए तुमसे बताओ उत्तराखंड के अंदर पहले सेटलमेंट भूमि बंदोबस्त किसने करवाया, तो ई गार्डनर ने करवाया। या कब करवाया? 1815 में। 1815 में सुंगोली की संधि नहीं हुई थी क्या? हो नहीं गई थी। उसके बाद कुमाऊं का कमिश्नर पहला कौन बना था? ई गार्डनर बन गया। जब ई गार्डनर बन गया था उसने पहला भूमि बंदोबस्त करवाया, याद रहेगी बात है। उसके बाद 1 साल बंदोबस्त है, कुछ ऐसे जो 5-5 साल के लिए होंगे। यानी इसका मतलब 1 साल बंदोबस्त का मतलब पता क्या है? एक व्यवस्था तय कर दी जाएगी, उसी व्यवस्था के तहत टैक्स लिया जाएगा। एक व्यवस्था तय कर दी जाएगी, उसी व्यवस्था के तहत 1 साल तक टैक्स लिया जाएगा। जैसे कोई फसल पैदा हुई, 2-3 महीने पके फसल को, चलो भाई टैक्स दो। अनाज पैदा हुआ, अप्रैल में गेहूं कट के, जो अधिकारी थे जो उनके वहीं जाकर पहुंच गए, उनके घर ही जमींदार एक प्रधान हुआ करता था, प्रधान बताऊंगा, पूरी व्यवस्था लिख रखी है मैंने। प्रधान वो लोगों के घर पहुंच गया, उन्हें पहले ही कह दिया एक काम करो, तुम्हारे यहाँ खेतों में पैदा हुआ अनाज मुझे दो, मैं पटवारी के यहाँ पहुंचा दूंगा, पटवारी आगे पहुंचा देगा, वो आगे पहुंचा देगा, आगे पहुंचा। ऐसा करके कुमाऊं कमिश्नर के पास टैक्स जाता था। पूरा समझना, पूरा का पूरा सबका अलग अलग सिस्टम था यहाँ पे। 1815 में ई गार्डनर ने कुछ अलग करा, दूसरा आया उसने कुछ अलग करा। शुरू के जो 3 दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, कहाँ के शुरू के जो 3 दिखाई दे रहे हैं, ये 1 साल बंदोबस्त, तमीज से समझेंगे अच्छी तरह नोज। ये भी 1 साल बंदोबस्त, दूसरा भी 1 साल बंदोबस्त, तीसरा भी 1 साल बंदोबस्त, 1 साल के लिए टैक्स फिक्स कर दिया गया। 1819 में जाकर देखोगे तुम, 1819 से 18 के आसपास देखोगे जाकर तुम, 1819 में एक पटवारी के पद का सृजन करा गया। 1819 में पटवारी का पद, पटवारी का पद इसलिए बनाया गया था, आज भी पटवारी बनाया जा, पटवारी की भर्ती निकल, इसीलिए बनाया गया था पटवारी का पद। समझ में आई बात है? जब मैं तुम्हें कुमाऊं के कमिश्नर पढ़ा रहा था ना, तब भी मैंने मास की बात कर रही थी। तुम पिछले जाकर क्लास वीडियो देखो ना, वहाँ मैंने सारे कमिश्नर जो पढ़ाए मैंने पूरे के पूरे, तुम वहाँ मैंने बात करी, पटवारी के पद का सृजन करा गया 1819 के आसपास। उसके बाद क्या हुआ, कितने हो गए? 3 हो गए, ऊपर के 3 हो गए ना, 3 बंदोबस्त हो गए। उसके बाद 20 में हुआ, फिर 23 में हुआ, फिर 28 में हुआ, फिर 33 में हुआ। ठीक, कितने हो गए? 4 हो गए। फिर वो 40 में हुआ, 61 में हुआ, 95 यहाँ हुआ, 95 के आसपास। उसके बाद 28 में हुआ, तो 3 और कितना बैठे? 6 अच्छा कितने बैठे? 11 बैठ रहे होंगे, तो 11 बंदोबस्त करवाए थे। 4 ये होंगे, 3 वे होंगे और 4 ये होंगे, कितने बैठेंगे हमारे पास? 11। तो अंग्रेजों के द्वारा जो बंदोबस्त करवाए ना टोटल, वे 11 बंदोबस्त हो रहा है। किस किताब में 12 भी लिखा हुआ, किसी किताब में क्या लिखा हुआ? 12। तो कितने बंदोबस्त करवाए? 11-12 बंदोबस्त, 11-12 के आसपास बंदोबस्त करवाए। सवाल नहीं पूछने का था, घबराओ ना बिल्कुल भी। अब जो 11-12 बंदोबस्त करवाए, सबकी अलग अलग खास बात होगी, वो मैं कल को पढ़ाऊंगा। मोटा मोटा व्यू दे दिया मैंने तुम्हें। अच्छा, ये सिस्टम था। किसी ने 1 साल के लिए बंदोबस्त करवाया, किसी ने 5 साल के लिए बंदोबस्त करवा दिया, किसी ने 2 साल के लिए बंदोबस्त करवाया। ये समझेंगे हम, समझ गए क्या कहने की कोशिश करो जा रही? ठीक, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट 1823 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टाइल लगा रखा है ना मैंने, कई बार पेपर में पूछा हुआ। इसे हम 80 साल बंदोबस्त कहते हैं। 79 साल के लिए हो गए हो ना। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से इस टाइम पर 1880 चल रहा था, यहाँ 1823 चल रहा है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखो, जैसा नया साल तुम्हारा 1 जनवरी को हुआ, 1 जनवरी को तुम्हारा नया साल हो, लेकिन वहाँ 1 अप्रैल को हुआ हिंदू कैलेंडर में। नया साल 1 अप्रैल को तो हुआ वहाँ से, और 1 अप्रैल को तुम अप्रैल फूल बनाओ यहाँ। समझ बात है? तो हिंदू कैलेंडर भी अजीब 1880 में पता लग चुका ना। अच्छा, 1880 की बात क्यों कर रहा हूँ?
1880 में पता क्या हुआ करता था, 1880 तक आते आते 1823 तक आते आते जमीन थी जो, मान लो किसी की जमीन है भाई, उस जमीन की सबसे पहली बात तो मैपिंग करवा दी गई थी। ठीक, 1823 तक आते आते जो उस जमीन की मैपिंग करवा दी गई थी। यहाँ एक प्लॉट यहाँ से है, दूसरा प्लॉट यहाँ से है, तीसरा प्लॉट रफली वैसे ही, समझ नहीं बात है। दूसरा क्या था, उसकी आज तक इतनी जमीन थी, यहाँ से खाएकर होगा, सिरतान होगा, अंग्रेजों के द्वारा पहले बनाई गई थी, सब चीजें बना रखी थी पहले। इनमें जो बताओ हम क्या तक किस कौन सी जमीन का मालिक कौन हो, आज तक किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं आता, ना किसी ने लिख कर रख रखा था। ये सबसे पहली बार हुआ कि जमीन के मालिक की नोटिंग करी गई और उसे लिख लिया गया एक कागज पर, इस जमीन का मालिक तुम हो। समझ नहीं बात, कल को डिटेल से समझाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। एक मोटा मोटा व्यू दिया मैंने तुम 80 साल बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, 1823 में जो हुआ था 80 साल बंदोबस्त। यूं नहीं है कि 80 साल के लिए हुआ ना, 80 साल इसलिए कह रहे क्योंकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 1880 बैठा गया। ये सर नो, ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा, अंग्रेज जो टैक्स बनाए थे उनकी व्यवस्था क्या थी, एक बार उसका सिस्टम समझते हैं, वे टैक्स कैसे लेते थे। इसलिए मैंने यहाँ चार्ट के माध्यम से समझाने स्टार्ट करा। मैंने लिखा टैक्स कैसे लेते थे, ठीक, कौन, अंग्रेज। तो इसे समझते हैं, ध्यान से समझना सब बच्चे अच्छे तरीके से, कि उसके बाद ही समझ में आएगा। ये तो बहुत आसान चीज है, तो किसी किताब से भी पढ़ लो, ये तो किसी यूट्यूब चैनल से भी लगा लो कि बताओ ऐसे डाल दो उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त और ऑब्जेक्टिव सवाल, उसने ये करवाया, उसने करवाया, उसने करवाया। मेन चीज ये से समझ लो ढंग से अच्छी तरह, टैक्स कैसे लिया जा रहा, समझ में आई बात, टैक्स कैसे लेते थे। अब कुमाऊं का कमिश्नर तुम्हें समझ में आ गया, कुमाऊं का कमिश्नर पता लग गया ना, कुमाऊं का कमिश्नर कौन, पीछे सब पढ़ा है मैंने। तो कुमाऊं का जो कमिश्नर था वो पता क्या करता था, कुमाऊं का कमिश्नर, उसके नीचे पता कौन होगा, उसके नीचे होगा डिप्टी कमिश्नर। इनकी हायरार्की समझो, पद सोपानी क्रम समझो इनका। नीचे कौन होगा, कलेक्टर, कलेक्टर के नीचे तहसीलदार हो, कानूनगो हो गया। उसके बाद नीचे कौन होगा, पटवारी होगा। अब नीचे जाओ, टैक्स पता कहां का नाम है, गांव से। यार भारत गांव में बसता था, आज भी गांव में बस है। गांव के लोग तो खेती कर रहे हैं, जमीन किसके पास है, शहर वालों गांव वालों के, दोनों के पास है, बस वहां खेती की नहीं है शहरों में। समझ नहीं बात है, जमीन तो दोनों के पास है, लेकिन खेती की जमीन किसके पास है, गांव वालों के पास है। तो जो गांव वालों के पास है ना, इन्होंने पता क्या बना रखा था अंग्रेजों ने, अंग्रेज पता क्या कहते हैं, यार टैक्स लेना हम तो इनकी सबकी व्यवस्था बता रहा हूं मैं। किसी अंग्रेजों का जब तक शासन रहा टोटल, तो उसका मोटे मोटे तौर पर किस तरह टैक्स लेते थे मैं, उसका एक मैंने चार्ट बना दिया ताकि तुम समझ सको इनके टैक्स लेने की व्यवस्था क्या थी। और इसी चार्ट का तुम वहां उसमें मेंस में इस्तेमाल कर सको, याद रखिए बात, आगा पक्का 100%, ठीक, ध्यान से अच्छे तरीके से। अब कैसे, सबसे पहले तो गांव का था, क्योंकि टैक्स लेकर आना गांव से, खेती करने का काम किसका हो, गांव वालों का। अच्छा, गांव वालों का हो, तो जो गांव वाला हो ना, तो गांव में एक मुखिया हुआ करता था। ये मुखिया लुनिया किसी ने चुनाव करके बनाया ना, इस मुखिया को बनाया अंग्रेजों ने, और उस मुखिया का नाम था प्रधान। प्रधान नहीं है, प्रधान था, प्रधान। इसे कमीन भी कहते थे, कमीना नहीं, कमीन, समझ बात यार। कुछ वैसे लोग कमीने कहते हैं प्रधान को आजकल, ठीक। तो मुखिया होगा तो उसे क्या बोलते थे, प्रधान, कमीन, कमीना नहीं है, कमीन, याद रहेगी बात है। अच्छा, कमीन का जो साथ देता था, आज भी तो ऐसा ही है, गांव में प्रधान हो, उसकी बराबर में कौन बैठे, वीडियो वाला बैठे हो, सचिव नहीं होता उसका, हो तो पंचायत सेक्रेटरी बोलते थे शायद उसे, हाँ, तो वही तो हो, वही तो बैठे उसकी बराबर में। लेकिन प्रधान को भी पढ़ा लिखना हुआ, यहाँ भी प्रधान को पढ़ा लिखना नहीं हुआ था। यहाँ भी ऐसे था, प्रधान जो कमीन था, कमीना हुआ करता था, बस उससे अंग्रेजों के साथ ठीक ठाक संबंध हुआ करते थे, अंग्रेजों से बना देते। इसका भी कुछ भी टैक्स हुआ करता था इसमें, ये भी पैसे मिलते थे बढ़िया करके, बीच में बिचौलिया टाइप का। अब इसकी बराबर में रखता था अपने आपको कोटपाल को। ये कोटपाल पता क्या करता था सर, ये सारा लिखा पढ़ा लिखा जोखा का काम रखता था, सारा रजिस्टर बना के रखता था। इसके यहाँ तक टैक्स आया जी, इसके यहाँ तक 10 बोरी आ गई जी, इसके खेत में तो 5 बोरी आ गई जी। अब बताओ ये सारी भाई, अनाज हमने पैदा करा, पानी हमने दिया, रात दिन हमारे बच्चों ने मेहनत करी, अनाज तुम दे दम। समझ आई बात है, बताओ कितना उनके दिल पर कितना जोर पड़ता होगा, बेचारे जो रात दिन मेहनत करते होंगे किसान, समझ गए। तो जो कोटपाल कहता था, पता कोटपाल क्या कहता था मुखिया, प्रधान जी। अच्छा, उत्तर वाले में से नीचे दक्षिण में कमीन के नाम से जानते थे, उत्तर में से प्रधान के नाम से जानते थे। कहीं उत्तराखंड के अंदर कहीं इलाकों में से प्रधान क्या बनते, कहीं कमीन क्या बनते। अच्छा, कमीन जी सुनियो, क्या सुना ना, अच्छा ये कौन कहता, कोटपाल। कोटपाल कहता, हाँ भाई आजा, किसी के यहाँ तक टैक्स आया नहीं, किस किस के यहाँ तक टैक्स आया। तो रजिस्टर लेकर बैठता था एक हफ्ते में, तो बताता तो सारा लेखा जोखा देखता। तो कोटपाल का काम हुआ करता था लेखा जोखा रखना। अंग्रेजों के टाइम की व्यवस्था है, ये कोटपाल पढ़ा लिखा व्यक्ति था, कोटपाल। कोटपाल ने कहते कोटाल कह दर, कुछ किताब कोटपाल लिख रखी है, लेकिन कोटाल कोटपाल सही नहीं है, कोटाल सही नाम है। क्या नाम है, कोटाल। तो जो कोटाल है, अब कोटाल की खास बात पता क्या है, अब तक जितने भी पद नीचे 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 पद दिखाई दे रहे हैं पूरे के पूरे, ये गवर्नमेंट के कर्मचारी नहीं है ना,
ये अंग्रेजों ने नियुक्त कर दिया, ऊपर तो इनके खास अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंध। ये कोटपाल को मुखिया ने नियुक्त करा, समझ, इसकी नियुक्ति मुखिया के द्वारा कर रखी, इन्हें अपने आप सेट कर रखा है, याद रहेगी बात। ऊपर चलते हैं थोड़ा, ये टैक्स किसके पास जाना, कुमाऊं के कमिश्नर के, उनके दरबार में जाना सारा का सारा पैसा, सही बात है, वही खर्च करेंगे, जनता पर खर्च करेंगे, नहीं करेंगे या फिर वे इंग्लैंड भेज देंगे, ठीक, क्या व्यवस्था की, ध्यान तो समझ लेना। नीचे कौन है, डिप्टी कमिश्नर, नीचे कलेक्टर साहब जिसे डीएम साहब बोल रहे, उसके नीचे कौन हो, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, वही तो होते। उसके बाद नीचे कौन है, कानून गो, यही तो हो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उसके कौन, पटवारी, पटवारी का पद तो कमाल का पद है, पटवारी। नीचे आ रहा ना पूरा का पूरा, चाहे जितना पैसा खा लो, सीधा नीचे तो डायरेक्ट संबंध हो, ऐसा पद है पटवारी का। सही बात है, हमारे जो ताऊ है ना, सही बात है, आजकल वेंटिलेटर में कहा करते थे बेटा जिंदगी में पढ़ना हो ना पटवारी बनो, झोलिए झोलिए रकम आती है। अब देखो उनके दिमाग में कितना करप्शन है, समझ गए बात है, क्योंकि उन्होंने देखा होगा, दिया होगा। कहा करते थे बेटा जिंदगी में पढ़ना हो ना तो पटवारी बनो, पटवारी में झोलिए झोलिए रकम आती है। अच्छा देखो लोग कितना करप्ट, याद रहेगी बात है। अच्छा पटवारी हुआ, उसके ऊपर कौन होगा, कानून नगर, ये कलेक्टर होगा। अच्छा ये बताओ जब कमिश्नर के पास पैसा पहुंचता होगा, वो सारा पहुंचता होगा या इनका भी कुछ टैक्स होता होगा, बीच में होता होगा। आज की तरह ही है, बिल्कुल आज ही की तरह, बिल्कुल करप्शन पहले से ही चला आ रहा है, समझ बात है। इसलिए कहा जाए भारत वालों के डीएनए में करप्शन है, समझ में आई बात है। उत्तराखंड के अंदर जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, टोटल तैयारी कर, जितने लोग तैयारी करके आगे पहुंच चुके, ऐसा कोई छिद्दा छेड़ा ही बचा होगा बेचारा जिसकी आत्मा नहीं मरी होगी, नहीं तो सारे के सारे करप्ट व्यक्ति है, नीचे से लेकर ऊपर तक के सारे मंत्री सहित टोटल A to Z सबकी संपत्ति बाहर है टोटल, कोई नहीं बताने का तुम्हें, सही बात है। अगर तमीज से जांच होने लगा ना, सारे नेता फंसेंगे टोटल, कभी जांच करवाने की नहीं, कभी होने की नहीं, टोटल सारे, और जितने अधिकारी टोटल सारे A to Z, एक भी तमीज से नहीं काम करता। एक आधा जो सीधा छेड़ा होने बेचारा काम करना चाहो ईमानदारी से बिना करप्शन के, उसे कभी काम करने नहीं देते बिल्कुल भी, तो उसे सस्पेंड करके आगे भेज देंगे या उसको ट्रांसफर करके कहीं ऐसी जगह भेज देंगे जहाँ कोई उस तरह की लेना देना ना हो, पहाड़ पूड़ में भेज देंगे बेचारे को, जहाँ उसे करप्शन करने का मौका ही नहीं मिला। मैंने कहा ना भारत में सिर्फ वही ईमानदार रह चुका जिसे जिंदगी में कभी करप्शन करने का मौका नहीं मिला, नहीं तो भारत में कोई ईमानदार नहीं है, समझ गए, समझ गए। ऐसा करके टैक्स व्यवस्था चलती थी पूरी। अच्छा इसमें एक पेपर में पूछा जाए, सुन लो ध्यान लगा, पटवारी के और कोटपाल के बीच में कभी लड़ाई बच जाती थी ना, अंग्रेजों ने एक पद बना रखा था, उसका नाम था थोकदार, थूकदार नहीं है, थोकदार, याद रहेगी बात है। कोटपाल के पटवारी के बीच में थोकदार काम करता था, इनके बीच में कभी कभी लड़ाई बच जाती ना, समझौता करवाने के लिए कोटपाल आता था, वह देते तुम्हें टैक्स क्या टैक्स कर रखी, बताओ कहां से लाओ। अच्छा इनका प्रधान का रोना था बहुत ज्यादा, सही बात है, प्रधान का जो रोना इसलिए था क्योंकि इसका सीधा कांटेक्ट हुआ करता था कोर्ट इस पटवारी से। अब पटवारी जो ऊपर का ये पूरा का पूरा यहाँ तक ना, नो समझ लो ये सरकारी आदमी सारे टोटल, ये सरकार के पद, सरकार के मतलब सरकार के अंडर में सारे, यहाँ तक पूरा एरिया ये सरकारी एरिया पूरा दिख रहा तुम्हें। अच्छा इसका रोना हुआ करता था बिल्कुल प्रधान का, क्यों, अगर टैक्स नहीं हुआ तो यू गया, सही बात है, इसका पद भी गया, इसका सम्मान भी गया। गांव में लोग प्रधान, कुछ लोग कमीन जी लगा के बोलते थे, तमीज से होश में होगा, लेकिन शोषण तो था भाई साहब। 200 250 टैक्स लगाया ना जो, उसने उत्तराखंड के लोगों की है, भारत के लोगों की कमर तोड़ कर रख दी, बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरी हालत। बात समझ में आई है, चलो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात बता दो कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। 1823 में ठीक ठाक काम हुआ, 80 साल बंदोबस्त हुआ था। इसमें कल को समझेंगे हम अंग्रेजों के द्वारा कौन कौन से कमिश्नर ने भूमि को लेकर कौन कौन से काम करे जो पिलम्स के फैक्ट हो, बढ़ना ऐसा समझ नहीं बात यार। इसका बेनिफिट ये होगा कल को लिखने लायक रह जाओगे, लोअर पीसीएस दोगे तो लिखने लायक रह जाओगे, पीसीएस दोगे तो लिखने लायक रह जाओगे। इसलिए पढ़ाऊं इस तरह करके, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में पढ़ा सकूं, वो किसी काम का नहीं है, कहानी की तरह समझ रहे आगे बिल्कुल। अच्छा ये पहले वो हुआ था, अच्छा फिर जब गोरखे आ गए थे, अच्छा उसके बाद ये आ गए थे, अच्छा अब जब वर्तमान समय में क्या चल रहा है, समझ गए। अब थोड़ा सा और समझो, अंग्रेजों ने पता लगा अंग्रेज टैक्स कैसे लेते थे, ये तो एक पूरा का पूरा टैक्स लेने का तरीका होगा इनका। गांव में इन्होंने एक कमीन या प्रधान का पद बना रखा था, उसके बीच में थोक केदार हुआ करता था, एक कोटपाल था उसकी रक्षा करता था, वो उसका लेखा जोखा रखने का काम करता था। उसके बाद वो टैक्स जाता था पटवारी के पास, पटवारी तो कानूनों के पास, कलेक्टर के पास, पूरा का पूरा, फिर उसके पास डिप्टी कमिश्नर के पास, कमिश्नर के बाद हमारा किसके पास जाएगा, कमिश्नर के पास जाएगा।
यस और नो, ऐसा। अंग्रेज जो ना आज तो पहले जो टैक्स लिया जा रहा था ना इधर साइड पर, तो ये राजा महाराजा ये गोरखे टैक्स पता किस तरह लेते थे? ये इस तरह लेते थे, जिसके पास ज्यादा जमीन है ज्यादा टैक्स, कम जमीन है कम टैक्स। अंग्रेजों के पास थोड़ा टेक्निकल दिमाग यूज करने का तरीका था। उन्होंने सोचा हम नहीं ऐसा टैक्स ले लेंगे कि जिसके पास 8 बीघे की जमीन है तो उस पर तो 8 बोरी ले ली, 5 बीघे की जमीन है 5 बीघे की बोरी ले ली, 2 बीघे की जमीन है 2 बोरी ले ली, ऐसे करके टैक्स अनाज की। अनाज महज एक उदाहरण है, जो भी फसल पैदा हो रही उसमें से सारा टैक्स अंग्रेजों के पास जाता था। भला हो तुम, तुम्हारा देश आजाद हो गया और तुम आजाद हो बड़े अच्छे तरीके से और तुम्हें किसी को टैक्स नहीं देना पड़ता, बधाई हो आपको। समझ आई बात? आप ऐसे भारत में बसते हो। ये उस समय का भारत नहीं है, उस समय का भारत जब तुम गुलामगिरी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। समझ आई बात? लोगों अंग्रेजों की गुलामगिरी करनी पड़ती थी तुम्हारी जमीन तुम्हारे संसाधनों पर तुम्हारा ही अधिकार नहीं आता। मैं उस समय का भारत तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ, समझ आई बात है? और तुम्हारे जिस एरिया में तुम रह रहे हो लोकल में, उसे पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, उसे पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? उस समय के हिसाब से जाकर सोचना पड़ेगा क्या व्यवस्था रही होगी वहाँ से, कितनी प्रॉब्लम होती होगी उन लोगों को जो बेचारे किसान खेतों में काम करते होंगे, रात दिन काम करते होंगे, मेहनत करते होंगे, पानी देते होंगे खेतों में, ठीक? और उसके बाद सारी जमीन पर तो जो टैक्स सारा का सारा अंग्रेजों के पास चला जाता होगा। कभी कभी तो ऐसा होता है बेचारों घर में एक बोरी भी नहीं बचती होगी अनाज की, समझ गए? सारा का सारा प्रधान के यहाँ जाकर देखा अनाज जी, प्रधान जी के यहाँ कुछ भी नहीं दिया ना तो प्रधान जी रास्ते में मिल गए, बेइज्जती अलग से करेंगे, पूरी पंचायत के सामने नाक रगड़वाई जाती थी। मजाक नहीं कर रहे, रिलेटिव बातें हैं। ऐसा करके उनके जो प्रधान थे इन्होंने अपने अलग रूल बना रखे थे, टैक्स नहीं देगा तो उस पर क्या करेंगे उसके साथ। सही बात, पूरी जिंदगी उसकी जमीन जब्त कर ली जाएगी। प्रधान का ऑर्डर था, ये प्रधान अपने अलग कानून बना रहा है। तो यहाँ तक जिम्मेदारी व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी। इस जिम्मेदारी व्यवस्था ने जो हो लोगों की कमर तोड़ कर रख दी। तो जो गांव का प्रधान था ना, फिर उसके पास बहुत सारी जमीन इकट्ठी हुआ करती थी। आज भी देख लो, आज तक भी चली आ रही है। उत्तराखंड में, भारत, तुम अपने गांव में देख लो, कुछ लोग आसपास तुम्हारे ऐसे होंगे जिनके पास 50-60 बीघे जमीन है, उसकी जरूरत नहीं है थी। आज भी तुम्हारे आसपास गांव में मिल जाएंगे, कहां चाहिए वह, उसका सेटलमेंट हो नहीं पाया। उत्तराखंड में अब तक जो सेटलमेंट नहीं होता 1960 के बाद अब तक उस पूरे उत्तराखंड में जो बनाम तक ही हो। 2004 में कह रहे थे, कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने कहा हम करवाएंगे सेटलमेंट, उसकी बीजेपी सरकार, हमने कहा हम करवाएंगे सेटलमेंट। अब तक कोई भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ, सब केवल राजनीति हुआ यहाँ से। अब बहुत जरूरी था। अभी देख लो, किसी व्यक्ति पे इतनी जमीन 80-80 बीघे, क्या जरूरत है उसकी? अब पड़ोस के 6 लोग मिल जाएंगे तुम, उन पे 1 बीघे भी जमीन नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ राजनीति हुई, सेटलमेंट नहीं हुआ अच्छी तरह। उससे तो बढ़िया अंग्रेज थे, उससे बढ़िया अंग्रेज थे, कम से कम 1 साल बाद सेटलमेंट तो करवाते चले जा रहे थे। समझ नहीं बात है? भले ही थोड़ा टैक्स ले रहे थे, ठीक, लेकिन इनके दिमाग में राजनीति तो नहीं घुसी हुई थी इतनी गहरी। आज के लोग ज्यादा खतरनाक हैं। हाँ, इन्होंने तो नुकसान कर दिया। अभी बताऊंगा, इन्होंने कानून तो बना के छोड़ दिए, कानून नहीं लागू करे। 2016 में उत्तराखंड की सरकार ने कानून बनाया, वो अब तक नहीं लागू हो रहा है इन पर, चकबंदी वाला। 2020 में फिर कानून बना के बैठ गए, फिर वो नहीं लागू हो रहा है इन पर। ये कुछ नहीं करने, सब निकम में। मैंने बताया ना, तुम इतनी जमीन की जरूरत क्या है, तुम बता दो ना मुझे। मैं तुम अपने गांव में ऐसे व्यक्ति को नाम गिनवा दूंगा तुम्हें जिसके पास 100 बीघे जमीन है, क्या जरूरत है इतनी जमीन की? ये संसाधनों का किस तरह केंद्रीकरण हो रखा है। मेरे पास 3 बीघा का पट्टा भी नहीं है, मेरे पास 3 बीघा का पट्टा मेरे घर वालों के पास, उस पर भी केस चल रहा है। तेरे पास कितनी जमीन है? कोई जमीन? कितनी जमीन है? कोई जमीन है? कितनी जमीन है? तो 2 बीघे, कितनी जमीन है? अब जो हमारे गांव के प्रधान थे ना, पुराने हमारे गांव में प्रधान मिला होगा, कमीन होगा हमारे गांव में, उनके पास जमीन जाके चेक करो। ये देख लो, तुम्हारे घर में गांव के आसपास कोई नंबरदार टाइप के होंगे, है इनके पास बहुत जमीन है। ये बहुत पुराने से चली आ रही है, इनकी गोलती नहीं है, बहुत पुरानी चली आ रही है इन पर। समझ नहीं बात? यार गाँव में नीचे जाके चेक करो, जो इनसे पहले नंबरदार रहे होंगे उनके पास जमीन जाके चेक करो। ये क्या करे? वही व्यवस्था है। पढ़ाई वही नहीं है, पढ़ाई वो जो तुम्हारे आसपास देखो कहाँ चाहिए वो बहुत पुरानी चीजें चली आ रही। और ये आज भी फिर अपने आप को आन बान शान समझते हैं। कुछ लोग तो पता कैसे है, कुछ लोग ऐसे, किसी के पास 80-70 बीघे जमीन है, 50 बीघे की जमीन है किसी के पास, वो बेचारे उस बेचारे ने 50 बीघे की जमीन को देखने दे, रोज सुबह को सामने चक्कर मारा नहीं जमीन का, और देखते देखते उन्होंने 60 साल की जिंदगी गुजार दी। आज तक कभी उस घेत तो बाहर नहीं निकला हो। कितनी बड़ी मूर्खता। मैं तो आज धन्यवाद देता हूं आज की जनरेशन का। पुराने आदमी में क्या खास बात है, आज के अमीर आदमी में क्या खास बात है? पुराने आदमी कमाते कमाते मर गए, सही बात है, और आज ये खर्च करते करते नहीं मर रहे, ये खास बात है। पुराने आदमी बचाते बचाते मर गए, उन्होंने पेट काट काट कर अपनी चीजों को बचाया और तुम्हारे लिए संपत्ति जोड़ी। समझ में आई बात है? और कभी आज तक 50-30 किलोमीटर के एरिया से बाहर नहीं निकले बिल्कुल भी। आज की जनरेशन उपभोक्तावादी जनरेशन आज की, समझ में आई बात है?
जानते हो उपभोक्तावादी क्या हो? चलो बाद में बात करेंगे इस पर। अच्छा इसकी बात समझ लो, अंग्रेजों ने पता क्या करा था? अच्छा जो राजा महाराजा क्या काम करते थे? जितनी जमीन इतना टैक्स, जितनी जमीन उतना टैक्स। अंग्रेजों ने सोचा हम नहीं ऐसे लेने के। पहाड़ में हो सकता, पहाड़ में जो जमीन हो, कैसी जमीन हो पहाड़ में पता, सीढ़ीदार खेती करवाई जा, छोटी छोटी जमीन, छोटी छोटी पट्टी काट के जमीन बनाई जा, वहां तो भैंस तो बंध नहीं सकती। सही बात है, तो टैक्स तो क्या लोगे तुम, वहां खेती तो क्या कैसे पैदा, तो सही बात तो नहीं है, इनकी बात तो बिल्कुल सही नहीं है। अंग्रेज ज़्यादा थोड़ा टेक्निकली लेते हैं, जमीन को बांटते हैं। अंग्रेजों ने बहुत अच्छी काम करा कि उन्होंने जमीन का वर्गीकरण कर दिया, जो भूमि थी ना उसका वर्गीकरण कर दिया अंग्रेजों ने। और वर्गीकरण करने का मतलब क्लासिफिकेशन करने का मतलब उन्होंने भूमि को 3 भागों में बांटा। और देख लो आज भी तुम्हें बताऊंगा इस भूमि को लेकर क्या विवाद है, आज भी इससे लेकर डिस्प्यूट। सरकार के हाथ पैर फूल जाएंगे, सरकार का वोट बैंक भाग जाएगा अगर इस पुरानी चीजों को छेड़ता। आज भी समझ लो, अंग्रेजों के द्वारा भूमि का वर्गीकरण करा गया, ये बहुत अच्छी बात है। पहली बार भूमि का वर्गीकरण हुआ, अंग्रेजों ने करा, भूमि का वर्गीकरण बांट दिया। अब टैक्स लेने, एक तो कहा तलाऊ भूमि, तलाऊ ये बहुत अधिक उपजाऊ भूमि थी, तलाऊ भूमि। एक उन्होंने कहा उपराऊ भूमि, एक कहा इजराइन भूमि, इजराइल नहीं इजरान, इजरान इजरान याद, कितनी भूमि? 3, तलाऊ उपरान इजरान, तलाऊ उपराव इजरान। किन्होंने बांटा है? किसे बांटा? पता लगा क्यों बांटा? ऐसे थोड़ा ही ना हो जिस पर ज्यादा जमीन ज्यादा टैक्स। भाई पहाड़ों में चले जाओ, पहाड़ों में जो 10 बीघे की जमीन है ना उसमें जो कितनी खेती पैदा हो रही है, इतनी तो 1 बीघे में हो जाओ प्लेन में, तो बात सही नहीं है ना। सही बात है। तो यह बात अंग्रेजों ने सोची बहुत टेक्निकली तौर पर। चले तो तलाऊ भूमि कौन सी थी? उन्होंने कहा सिंचित क्षेत्र जो होगा पूरी तरह वहां आराम से, उसे भी 3 भागों में बांट दिया। कुछ ऐसी होगी जो ठीक ठाक, एक को कहा सीरा, इसे सेरे भी कहा, सेरे सीरा कहा, एक को कहा पंचर, सबसे अधिक भूमि थी सीरा, हाँ सबसे ज्यादा अधिक उपजाऊ, सबसे अधिक ज्यादा बढ़िया करके फसल पैदा होती, उससे थोड़ी कम थी पंचर, पंचर पंचर नहीं है पंचर, पंचर। एक का नाम था सीमार, सीमार उसे बोलते जो जल्दी पीठ भूमि हुआ करती थी, दलदली भूमि हुआ करती थी, यहाँ से जहाँ खेती नहीं पैदा हो रही बिल्कुल भी। सही बात है, खेती तो हो रही वहां से, अलग टाइप की खेती पैदा हो वहां से, वह दलदली जो भूमि हुआ करती थी, खेती तो दूसरे टाइप की खेती पैदा हो वहां। सिंचित भूमि पता लग चुका। तो कितनी भूमि बांट रखी थी? तलाऊ, तलाऊ सिंचित क्षेत्र हुआ करता था। और ये कितनी भूमि थी हमारे पास? 3 प्रकार की भूमि। एक का नाम क्या है? सीरा, पंचर, सीमार, याद रही बात है। उसके बाद एक थी हमारी इजराइन भूमि, इजरान, ये उबड़ खबड़ क्षेत्र हुआ करता था। जैसे मान लो कोई नदी जा रही है हमारे पास, उबड़ खबड़ क्षेत्र कह दो या असिंचित भूमि कह दो, जरूरी नहीं है आप असिंचित भूमि। तो उबड़ खबड़ क्षेत्र, बंजर भूमि, ध्यान से सुना, जैसे नदी जा रही है इसके आसपास जो होगी आराम से पानी देना आसान होगा। नदी में तो निकाल के पानी दे दो यार, क्या दिक्कत हो रही है। तो थोड़ा दूर को जाओ, यहाँ कोई नदी नहीं है, यहाँ एक जमीन का टुकड़ा पड़ा हुआ पूरा का पूरा, इसे बंजर भूमि है नहीं, बंजर भूमि नहीं है, उबड़ खबड़ जो भूमि पूरी पूरी, इसे क्या बोलते थे? इजरान भूमि, इजरान, याद रहेगी बात है। ठीक। एक उपराऊ, इसे बोलते हैं असिंचित, लेकिन कृषि योग्य, पानी नहीं है लेकिन बारिश पड़ी तो पानी हो जाए, आराम से भूमि काम कर जाएगी। समझ गए ना? पानी नहीं है वहां, पानी देने की व्यवस्था नहीं है, ना तो नाली है ना टुआइल है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसी भूमि भी है वहां से, अगर बारिश पड़ेगी तो वहां कृषि आराम से पैदा हो जाए। अंग्रेजों ने बांट दिया, तो बहुत अच्छी बात करा उन्होंने, वर्गीकरण कर दिया इसका। और एक को कहा अव्वल भूमि, एक को कहा दोयम, एक तो अव्वल भूमि कहा, एक दोयम भूमि कहा। बांट के जब जाकर टैक्स लेते थे ना, उन्होंने कहा श्रेणी में टैक्स लेने का भाई, एक कर तो तुम्हारे साथ भेदभाव करेंगे। चलो कुछ तो सोचा उन्होंने, भूमि को बांटने का काम करा। अंग्रेजों की तरह, गोरखों की तरह अंधाधुंध तो टैक्स ले रहे। चलो भूमि का सेटलमेंट देखो कैसा करा उन्होंने। लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज ही थे, है तो तुम गुलाम ही। समझ नहीं बात है, अंग्रेज तो अंग्रेज ही थे, है तो तुम गुलाम ही, दे तुम टैक्स ही रहे, हमारी जमीन हमारे संसाधन, टैक्स कहाँ का भाई, भागो यहां से। समझ गए? चलो पता लग गया, इतनी बात बताओ समझ में नहीं है तो एक ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से। एक हो केदार हिंद भूमि, हाँ केदार हिंद भूमि हो, एक हो नाजुन करके एक भूमि हो। अभी बताता हूँ कौन सी भूमि हो। 2 भूमि है, ये भी मुझे कल को पढ़ाने तुम, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। एक तो बंजर भूमि हो, पहाड़ में जो बंजर भूमि उसे क्या बोलते हैं, मैदानों में जो बंजर भूमि उसे क्या बोलते हैं। अब बंजर का मतलब बिल्कुल नहीं है इस पर खेती नहीं हो सकती, समझ में आई बात है। हम बंजर का मतलब एक्चुअली यही समझ लो कि वह खेती नहीं हो सकती इस भूमि पर। तो कल को हम इसके बाद कहानी आगे बढ़ाएंगे और इससे भी थोड़ा और डिटेल से जाएंगे। सही बात है। आज की क्लास में मैंने कंसेप्ट तैयार कर दिया, मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ।
और फिर हम आगे जाएंगे, जब हम यूपी सरकार में थे, हेलो, जब हम यूपी सरकार में थे ना, तब कौन से कानून बनाए गए? यूपी सरकार में हम 2000 तो पहले वहीं नहीं रह गए। इस उत्तराखंड के लिए कौन से कानून बनाए गए हैं और सेटलमेंट कैसे हुआ? फिर उसके बाद हम चलेंगे सन 2000 तक लेकर 2000 आज 24 तक कौन से कानून जो काम कर रहे हैं, और फिर हम बात करेंगे कौन से कानून सरकार को यहाँ बनाने चाहिए थे अच्छी तरह। बात समझे? कल को जाके जब हमारा चैप्टर खत्म होगा, तह तो बैठ चुकी होगी तुम्हारे, एक मोटा मोटे तौर पे तो पता लग चुका होगा अच्छा कहानी किस तरह आगे बढ़ रही है। अगर तुम चाहो ना आराम से बड़े प्यार के साथ आज भी तुम घर जाकर इस पर उत्तराखंड की भूमि बंदोबस्त के ऑब्जेक्टिव सवाल पहले से देखने स्टार्ट कर दो, तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा इंपॉर्टेंट क्या है, किसी की जरूरत नहीं पढ़ने की। तुम समझ गए? हाँ, तुम्हें तो बस डायरेक्शन देने वाला, पढ़ना तो तुम्हें ही, मुझे कौन सा पेपर देना, मैं तो दिशा दे रहा हूँ। चलो